बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी अदालती फैसला जाकर तजिया कैसे किया जाए और केस लाश को कैसे पढ़ा जाए, तो उसमें आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और इससे मुझे हौसला भी मिला कि मेरी वीडियोस जो हैं उनको सराहा जा रहा है, किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, मैं ऐसे तो नहीं लगा हुआ। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद बहुत अच्छी अब वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम लोग फिर से। तो ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक आपको अहम बात बता दूं कि जब भी एक केसला आपने पढ़ना है तो उसमें जो होता है, अगर सिविल का पढ़ रहे हैं तो उस कहानी होती है एक, अगर क्रिमिनल का पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कहानी होती है। सिविल में कहानी किसकी तरफ से होती है? प्लेंटिफ की तरफ से होती है और डिफेंडेंट की तरफ से होती है। क्रिमिनल में जो कहानी होती है वो किसकी तरफ से होती है? कंप्लेनेंट की तरफ से होती है और अक्यूज इनके प्रोसिक्यूशन की तरफ से होती है। तो अब जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है अदालती फैसला जात का तजिया कैसे किया जाए, तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। पिछली वीडियो में जो हमारा हिस्सा था वह पहले वाला पार्ट 1 जो था, जो केस लॉ को पढ़ने का मैंने आपको बताया था, हकायक का खुलासा बनाना। तो हम लोग इसी में जो हकायक हैं, पहले मैंने आपको बता दिया स्टोरियां क्या होती हैं, सभी ने अपनी अपनी तरफ से कहानी बनाई होती हैं, हकायक उसमें बहुत कम होते हैं। जब भी कोई आपने केस लॉ पढ़ना है तो उसका खुलासा बनाना है। ये हम क्योंकि मैंने बताया था ये 3 हिस्सों में बनाऊंगा, एक वीडियो बन गई, 4 वीडियो बननी थी, अब 3 वीडियोस रह गई हैं, यानी कि ये दूसरी वीडियो के बाद 2 वीडियोस बना के आपको आपके साथ मैं ये केस को जो एनालाइज करते हैं ये वाला सिलसिला खत्म कर दूंगा। तो ये नाज़रीन, ये हम लोग इसमें हकायक का खुलासा बनाना जो है वो पूरा जानेंगे। तो इसके भी मैंने 4 हिस्से बनाए हैं, अलिफ, बे, दा, जीम और दाल। तो अलिफ जो हिस्सा है, जो सब सेक्शन है इसका, केस को पढ़ना। आपको नाज़रीन मैं बता दूं कि जो भी केस आपने केसला पढ़ना है उसको शुरू से इख्तिताम तक कम अज कम एक बार पढ़ना चाहिए, जब तक आपको ये मालूम ना हो जाए कि कौन से हकायक सबसे ज्यादा अहम है। जब तक आप उसे यानी कि अदालती फैसले को पूरी तरह से नहीं पढ़ते उस वक्त तक ये दुरुस्त तरीके से तय करना मुश्किल है कि अदालत की जो रीजनिंग थी, इस्तदलाल क्या था, उसका मरकज क्या था, आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैंने मजीद आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, मिसालें भी दी हैं। पहली बार जब आप किसी केस लॉ को पढ़ें तो उसे समझने की कोशिश करने की फिक्र ना करें, जरा ये समझने के लिए पढ़ें कि उस केस लॉ में क्या हो रहा है, बड़ी जमातें जो हैं, पार्टियां जो हैं, वो कौन है और वो अदालत से क्या कराना चाहती हैं, यानी कि वो रिलीफ कौन सा लेना चाहती हैं, उनकी प्रेयर क्या है। और एक बात बता दूं कि याद रखें कि कानूनी राय जो है आम लोगों, हत्ता के कानून के तालब इल्मों या वकला के लिए नहीं लिखी गई, यानी कि जो जजेस ने फैसले दिए वो उन्होंने जो वकला के लिए नहीं दिए, कानून के तालब इल्मों के लिए उन्होंने नहीं दिए और आम लोगों के लिए उन्होंने नहीं दिए, बल्कि वो दूसरे जजों के लिए लिखी गई है। यानी कि अपीलेट कोर्ट के जजेस के लिए अगर उस जो वो फैसला है उसको चैलेंज किया जाता है, जो लोअर कोर्ट का है, ट्रायल कोर्ट का है, जो फैसला उसको अगर हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो वहां पर जो जजेस होंगे वो इस फैसले को पढ़ सकें। अगर आपको अदालत की राय समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जज नहीं हैं। दूसरे नंबर पर आपको खुद राय से हटकर केस के बारे में दीगर मज़ामीन देखना पड़ेंगे और फिर उस पर वापस आना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसा केस पढ़ रहे हैं जिसके फैसले के बाद मीडिया में काफी हलचल पैदा हुई, तो उसमें कोई शक नहीं कि इसके बारे में अखबार और मैगजीन के मज़ामीन होंगे। इन
کو पढ़ने से आप अदालत की राय को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इस तरह के नाज़रीन बहुत सारे केसेस हैं और आपको मैं कुछ जो हमारे अदालती फैसले हैं जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक, वो भी इंशाल्लाह जो बड़े बड़े केसेस हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा अगर जिंदा रहा तो। बे है जो हमारे पास दूसरा सब सेक्शन है, पार्टियों की शनाख्त करना। तो इसके बारे में अब आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसका मतलब ये मालूम करना है कि कौन मुकदमा किस पर चला रहा है और केस कौन सी पार्टी के हक में हो रहा है, ये आपने देखना है जब आप कोई केस ला पढ़ रहे हैं, उसका तजिया कर रहे हैं। तो ताम अगर कोई मामला अपील की कई परतों यानी कि सफात से गुजरता है तो ये जानना मुश्किल हो सकता है कि असल में उस केस को किस तरह पेश किया गया था। नाज़रीन यहाँ पर मैं बता दूं कि केस राज का जो तजिया है, ये जब भी आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिस तरह कि मैं आपको ये वीडियोस बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में आपको जो मेथड बता रहा हूँ, इससे आपकी जो रीडिंग पावर है वो बढ़ेगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो वकील अपना हाफजा जिस तरह बढ़ा सकते हैं, जितने हाफजा अच्छा होगा जिस वकील का, वो उतना ही अच्छा वकील होगा, क्योंकि उसने जो उसके पास केस की जो फाइल आ गई है उसको वो अच्छे तरीके से रीड करेगा तो वो कामयाब वकील बनेगा। यही मैं जो आपको केसला पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, इससे आपके पास अगर आपके पास किसी केस की फाइल आ जाती है, कोई केस आ जाता है आपके पास, तो आप एक दफा उसको पढ़ेंगे यही मेरी वाली टेक्निक अपना कर, तो यकीन करें आपको फिंगर टिप्स पे आपका वो केस होगा वो याद हो जाएगा। अब फिर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बाज औकात पार्टियों की शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अहमद वर्सेस बशीर, इस मिसाल में अहमद ने बशीर पर केस किया है। उर्दू में इसको हम लोग पढ़ेंगे अहमद बनाम बशीर। अब इसे केस का टाइटल भी कहते हैं, ये भी आपको पता है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग जो है केस का टाइटल कहते हैं, उन्वान। मुकदमा में उन्वान यानी कि टाइटल पर मुनसर है कि किसने अपील की। मिसाल के तौर पर फर्ज करें जब कोई केस शुरू हुआ तो अहमद ने बशीर पर मुकदमा चलाया। इस केस का उन्वान क्या बना? अहमद बनाम जो बशीर है वो उन्वान होगा। ट्रायल कोर्ट ने फैसला अहमद के हक में दे दिया, लेकिन बशीर ने अपील की। इसके बाद यानी कि अपील के बाद जो उन्वान था, जो टाइटल था, वो बशीर बनाम अहमद बन गया। दूसरा, चूंकि तहरीरी राय में कानूनी चाराजोई करने वाले अमूमन सिर्फ उनके किरदार हैं, अपीलेंट और अपील के जरिए शनाख्त होते हैं। मिसाल के तौर पर उनके नामों का जिक्र जो है वो सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अब जो हमारे पास जो सब सेक्शन है, तीसरे नंबर पर जीम, मुकदमा के ज़ाब्ता कार की हिस्ट्री पढ़ना। ये कैसे पढ़नी है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि तमाम तहरीरी अदालती फैसलों में एक ऐसा मुकदमा शामिल होता है जिसमें कम अज कम एक से ज्यादा अपीलें नहीं होती। लिहाजा आपको अदालती निज़ाम के जरिए इब्तदाई मुकदमे से शुरू होने वाले उस मुकदमे का पता लगाने के काबिल होना चाहिए जिसने अदालत को पेश किया। राय जो है, आप जो राय है अदालत की, वो आप पढ़ रहे हैं। नंबर एक, केस यानी कि मुकदमे की जो प्रोसीजरल हिस्ट्री है, उससे मुराद ये है कि ये समझने की कोशिश करना कि केस किस तरह अदालती निज़ाम में चलाया गया, किसने मुकदमा चलाया और किसने अपील किया। और इस केस को समझने के लिए ये वाली जो चीजें हैं ये सबसे अहम है। जो केस की प्रोसीजरल हिस्ट्री है, केस ने किस तरह शुरू हुआ, किस तरह चला और किसने अपील किया। एक इसमें एक अहम बात और बता दूं कि एक ही वक्त में आपको यहाँ बहुत ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत कि असल मुकदमा किसने दर्ज किया, जो आपको केस के हकायक को समझने में मदद करेगा, क्योंकि हम लोग हकायक के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में। मुकदमे की समाअत का फैसला और किसने अपील की और क्यों की, ये चीजें जो है ये आपको वहां पर जो है समझ आएंगी। जो
آخری ہمارے پاس ہے متعلقہ حقائق کو الگ تھلگ کرنا، یعنی کہ جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا۔ ہر معاملے کی جڑ میں ہمیشہ ہی دونوں فریقوں کے مابین تنازع کی کہانی رہتی ہے، لیکن اس تنازع کے آس پاس موجود تمام حقائق اور حالات اس کیس کو روکنے کے لیے اہم نہیں ہوں گے۔ کیس کے قانون کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کہانی کے کون سے حصے عدالت میں پیش کیے جانے والے مسئلے سے متعلق ہے، جن کی وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہوا ہے۔ اب اس میں پھر آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دوں۔ پہلے نمبر پر اپیل لیول پر عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ قانونی معاملات سے وابستہ ہوتی ہیں، حقیقت کے سوالوں سے نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسا کیس پڑھ رہے ہیں جو لڑائی کے نتیجے میں پیش آیا ہے تو حقیقت پسندانہ سوال یہ ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق پر حملہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیں جب آپ کوئی کیس پڑھ رہے ہیں تو کہ تمام جج جو ہیں بہترین لکھاری نہیں ہوتے ہیں، جو بیسٹ رائٹر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیس کے بارے میں رائے لکھنے والے جج نے بہت سارے پیراگرافز جو ہیں وہ استعمال کیے ہوں، اور کچھ لوگ تو سمرائز کر دیتے ہیں، کچھ ججز جو ہوتے ہیں وہ کیس کے سمرائز کر دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اس کو کافی زیادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے اچھے لکھاری نہیں ہوتے، رائٹر نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس تیسرے نمبر پر اور اس ویڈیو کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ مقدمات پڑھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ جو مقدمات پڑھتے ہیں وہ کسی خاص عدالت کی ہوں، تو آپ کو ججوں کے انداز سے جو ہے وہ واقفیت ہو جاتی ہے، وہ اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عدالت کا جج جو ہے، اس عدالت کے یعنی کہ ججز جو ہیں وہ کیسے فیصلہ دیتے ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں، ان کے لکھنے کا انداز کیسا ہے، یعنی کہ ان کے وہ جو مختلف کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ان کے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کس طرح کی ہماری کورٹس ہیں وہاں پر پاکستان میں، ان کی ساخت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو ہوگی ہے زیادہ لمبی، میں نے کوشش کی تھی اس کو مختصراً آپ کو بتاؤں لیکن یہ ویڈیو لمبی ہوگی ہے، تو مجھے اجازت دیں، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔